नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज हमारे यूपी में। आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि विधानसभा में 5 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसे लेकर बीते बृहस्पतिवार को विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कार्यवाही संचालन को लेकर निर्णय लिए गए। सदन की कार्यवाही इस बार शनिवार को भी चलेगी। विधानसभा में शुक्रवार यानी आज सुबह 11 बजे विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण पेश करेंगी। दोपहर 12:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर सुनाया जाएगा। 3 फरवरी को बीजेपी विधायक मनवेंद्र सिंह और सपा विधायक एसपी यादव के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी, जबकि 5 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 8 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय व्यय पर साधारण चर्चा होगी। 10 और 12 फरवरी को आय व्यय पर चर्चा के साथ अनुदान की मांगों पर विचार होगा। बजट प्रस्ताव पर मतदान होगा। 12 फरवरी को दोपहर 3 बजे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 को सदन में पुनः स्थापन कर उसे पारित किया जाएगा। आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही इस बार 9 दिन चलेगी, जबकि वर्ष 2017, 18, 19, 20, 21 में बजट सत्र 10-10 दिन में संचालित हुआ। 2022 में बजट सत्र 8 दिन, 2023 में 10 दिन संचालित हुआ। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में बजट सत्र 1 दिन कम चलेगा। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रामानुज जुड़ गए हैं। रामानुज जी, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? आज जो है विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और 11 बजे का समय है और सबसे पहले जो है आज बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल जो है अभिभाषण करेंगे। और इस पर अगर बात की जाए तो आज अभिभाषण होगा और उसके बाद जो है कल यानी कि कल जो 3 तारीख रहेगी, 3 तारीख को जो है कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद जो है सोमवार से सदन सुचारू रूप से चलेगा। और ऐसे में अगर बात की जाए कि इस बार माना जा रहा है कि योगी सरकार अपना सबसे बड़ा बजट जो है पेश कर सकती है, क्योंकि पिछले साल की बात की जाए कि उसमें जो है 6,90,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था और इस बार भी माना जा रहा है कि उससे जो है बड़ा आकार होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है ये। इसको चलते माना जा रहा है कि इस बार जो है 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार योगी सरकार पेश कर सकती है। केंद्र के तर्ज पर भी जो है महिलाओं को और इसके साथ साथ जो है तमाम लोगों को फायदा देने की कोशिश है, चाहे वो किसानों की बात की जाए। जी, क्या लगता है आपको इस बार क्या कुछ खास हो सकता है? रामानुज जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मैं कह रही हूँ कि क्या लगता है आपको इस बार क्या कुछ खास हो सकता है और कितने दिन तक ये बजट सत्र चलेगा? अभी तक जो बजट सत्र की जो कार्रवाई की पूरी सूची है वो 12 तारीख तक करने की है जी, लेकिन 5 तारीख को जब बजट पेश होगा उसके बाद क्या होता है, क्योंकि लगातार जो है समय सीमा निर्धारित की जाती है, लेकिन उसके बाद जो है कहीं न कहीं सदन हंगामे की भेंट कर जाता है। और इस बार भी यही माना जा रहा है कहीं न कहीं विपक्ष जो है अपने तमाम मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर जो है वो जो है हंगामा कर सकता है। हालांकि पिछली बार जिस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड किया गया था कि जो प्रतिबंधित किया गया था कि ना तख्ती ले जा सकते हैं, ना कुछ लेख लिखकर ले जा सकते हैं पेपर पर बड़े, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जो है सदन जो है चलने की उम्मीद है। लेकिन ये माना जा रहा है कि विपक्ष जो है इस बार जो है सदन जब चलेगा जो है मेल के अंदर जो है कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है। जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद रामानुज जी।
और अगली खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानव्यापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में दर्शन पूजन आरंभ होने के बाद संत समाज के साथ ही काशी विद्युत परिषद के पदाधिकारियों ने भी पूजन किया। काशी विद्युत परिषद ने व्यास जी के तहखाने को नया नाम ज्ञान ताल गृह दिया गया है, जिसे लेकर कहा गया है यह तहखाना नहीं है, अब ज्ञान ताल गृह के नाम से ही इसे जाना जाएगा। इस पर अखिल भारतीय संत समिति ने भी मोहर लगा दी है। वहीं 5 पहर की आरती का समय भी तय कर दिया गया है। आपको बता दें, पहली आरती सुबह 3:30 बजे होगी। प्रतिदिन की शुरुआत मंगला आरती से होगी। मंगला आरती सुबह 3:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, अपराह्न शाम 4 बजे, सायकाल शाम 7 बजे और शयन आरती रात्रि 10:30 बजे होगी। इससे पहले ज्ञानव्यापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा के आदेश के बाद वादी शैलेंद्र पाठक ने बुधवार की शाम को जिलाधिकारी एस राजलिंगम से मुलाकात की और देवी देवताओं के राग भोग की तत्काल अनुमति मांगी है। तहखाने के रिसीवर जिलाधिकारी ही हैं, लिहाजा तहखाने में विग्रह को प्रतिष्ठित करके पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। विग्रह चयन के लिए प्रशासन ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कराया, फिर कोषागार में बंद तहखाने से मिले विग्रह को तत्काल निकलवाकर तहखाने में प्रतिष्ठित कराया गया। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में हिंदुओं के पूजा करने के जिला कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ज्ञानव्यापी की इंतजामिया कमेटी ने 1 फरवरी को वाराणसी जिला आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है। इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी दाखिल कर अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई का अनुरोध किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने अर्जेंसी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 2 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया था। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की अर्जी में वाराणसी जिला जज 31 जनवरी 2024 के आदेश को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक रोक लगाए जाने का अनुरोध किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत वाद की पोषणीयता की अर्जी तय नहीं हुई है, इसलिए व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार देने का फैसला सही नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से भी केवियट दाखिल कर दी गई है। वाराणसी जिला कोर्ट में वादी रहे शैलेंद्र व्यास की ओर से केवियट दाखिल की गई। हालांकि जिला जज के आदेश के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि खबर जौनपुर से सामने आई है, जहां पर हार्डवेयर व्यापारी की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको बता दें कि इस दौरान 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला सरपता थाना क्षेत्र के पट्टी नरेंद्रपुर बाजार में सामने आया। बेखौफ बदमाशों ने एक हार्डवेयर व्यापारी की दुकान पर धावा बोलकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस वारदात में एक व्यापारी बुरी तरह से घायल हो गया। उसे आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक देखते हुए वाराणसी रेफर किया गया। वहीं भरे बाजार में गोली चलने से हड़कंप मचा है। एसपी ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की हैं, जिसे लेकर एसपी का दावा किया है कि जल्द ही सभी बदमाश पुलिस के गिरफ्त में होंगे। वारदात के पीछे पैसों का लेन देन का मामला सामने आ रहा है।
दादा क्या मामला था, कैसे क्या? दुकान में बैठे हुए थे भैया। हाँ। हाँ, हम थे और दो ग्राहक बैठे थे। वैसे बातचीत हो रहा था। एक लड़का है मुंह बांध रखा था, ये हमें लग रहा है मुंह बांध रखा है। सीधा पहुंचते धड़ा धड़ धड़ गोली मार धाड़ से आ। अब यहाँ पता नहीं कहाँ लगा कि नहीं लगा, लेकिन झंझना गया। हाँ, फिर कहा तुमने भाई उधार नहीं दिया था, ले गोली और यहाँ मार दिया। ये कह कर चला गया। हम जब चेहरा नहीं देख रहे कैसे बताए कौन था वो? दुकान के अंदर तो बता रहे हैं ना, तुरंत आते आते ही मार दिया वो। तो हम बाहर कहाँ देख पा रहे कौन कितना है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अनवरत मेले जैसा माहौल है। देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। नव्य मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अयोध्या धाम में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। टेढ़ी बाजार चौराहा और हनुमानगुड़ी तिराहा से राम जन्मभूमि पथ पर 2 पहिया वाहनों की आवाजाही भी बंद है। तमाम यातायात प्रतिबंधों के बावजूद इस कड़ाके की ठंड में राम भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं। हाईवे पर ही बस और अन्य 4 पहिया वाहनों को जगह जगह रोक दिए जाने के बाद श्रद्धालु वहां से पैदल ही राम मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं। इनमें महिलाएं और बुजुर्गों के साथ बच्चे तक शामिल हैं। विभिन्न मार्गों से पैदल चलते हुए जय श्री राम का उद्घोष करते हुए इनमें ऊर्जा का एक अलग ही संचार देखने को मिल रहा है। इसी के सहारे बिना थके कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हाईवे से धर्मपथ होकर धाम में प्रवेश करने वाले राम भक्त पहले लता मंगेशकर चौक पर ठहरते हैं। यहाँ के सौंदर्य का अवलोकन कर सेल्फी लेने के बाद अगला पड़ाव राम की पैड़ी और सरयू तट बना है। फिर यहाँ कारवां रामपथ से सीधे राम मंदिर की ओर बढ़ रहा है। रामलला के दर्शन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी और कनक भवन भी पहुंच रहे हैं। पैदल चलने वाले राम भक्तों से रामपथ गुलजार है। हर तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ ही दिखाई दे रही है। रास्ते में जगह जगह चल रहे भंडारों में अल्पाहार और भोजन के इंतजाम यहां आने वालों को सहूलियत प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं राम प्रतिष्ठा के बाद से जिस तरीके से लोगों की भीड़ राम मंदिर में देखने को मिल रही है, इसी के साथ वहां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। मंदिर के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। बिजनौर में मौसम ने करवट ली। आपको बता दें कि तेज बारिश के साथ वहां ओले पड़े। वहीं ओले पड़ने से गेहूं, चना, मसूर और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। आपको बताते चले कि तेज बारिश और ओले पड़ने से ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिजनौर में तेज हवाओं के साथ कई घंटों से लगातार बारिश पड़ रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में 3 से 4 दिन लगातार बारिश होने का अनुमान लगाया। साल की पहली बारिश से मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गईं और किसानों की कई फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।